सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। एंड इस पर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो देख चुके हैं पहले, जिसमें हमने थ्रू हैंड रिटन नोट्स और साथ ही साथ आपके ग्राफ के थ्रू आपको समझाया था अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो चेकआउट नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट कर लो। थोड़ा आपको बेसिक अच्छे से फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे आपके कि कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व हैं एंड उनका ग्राफ कैसे कैसे जाता है। ठीक है, वो सब अच्छे से आप देख लेना एक बार। बाकी वो सब ही हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपके लिए एग्जाम रेडी नोट्स हैं आपके लिए। आपको सिर्फ ये याद रखना, अच्छे से समझना है और अपने एग्जाम में भी कुछ इसी वे में लिखना है। ठीक है, सो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, आपको पता ही है ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site तीनों जगह पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लेना। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ मैं जो भी गैजेट्स यूज़ करता हूँ अभी रिकॉर्डिंग के लिए, तो उन सबके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन हमें जैसे पहले देखी है कि बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। इट इज़ अ रिपीटेटिव साइकिल जो हर 20 डेज में रिपीट होती है। सो 20 इज अ अप्रॉक्स नंबर। ठीक है, तो इट कुड रेंज फ्रॉम 21 to 35 डेज के बीच में रेंज कर सकता है। तो एवरेज हम 28 डेज मान के चलते हैं। अब इस साइकिल में मेनली क्या होता है, हाँ, ये वुमेंस में होता है इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। सो जो एंडोमेट्रियम है आपकी यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है, उसका शेडिंग होना, ठीक है, उसका बिखर जाना, तो वही क्या कॉज करता है, आपका मेंस्ट्रुएशन कॉज करता है। एंड देन वापस से वो रिपीट होती है साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड एंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। सिंपल। अब इसके पर्पस क्या है, इसके दो मेन पर्पसेस हैं आपके पास। फर्स्ट, टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर अपना प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना है, एंड सेकेंडली टू रिलीज एन ओवम। ठीक है, तो ये इसके दो पर्पसेस हो गए। अब जो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपके पास है इस हमें यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द APO एक्सिस। ठीक है, सॉरी HPO एक्सिस, वेयर H स्टैंड्स फॉर हाइपोथैलेमस। तो आपके सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस आपके हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी, छोटी सी पिट्यूटरी होती है, तो उसके एंटीरियर पिट्यूटरी में आपको उसको स्टिमुलेट करता है। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी फिर कुछ और हार्मोन्स निकालता है, जो कि आपके ओवरीज, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस विच रिलीज इज GnRH। ठीक है, आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन रिलीज किया, इसने कहाँ पे इफेक्ट किया, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। देन एंटीरियर पिट्यूटरी इट रिलीजेज FSH एंड LH। FSH दैट इज आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मतलब आपके जो फॉलिक्यूल्स हैं, आपके ओवरीज हैं, उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं बहुत सारे, उनको स्टिमुलेट करने का काम कौन कर रहा है, आपका FSH हार्मोन। एंड साथ ही साथ आपका एक है लूटियल हार्मोन, मतलब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट जब आपको ओवुलेशन कराना है हमें। ठीक है, हम देखेंगे अभी से। देन आपके पास ये दोनों कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग ऑन द ओवरीज। तो ओवरीज में इट प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और आपके दो हार्मोन और हैं, इनहिबिन A और इनहिबिन B। ठीक है, तो ये चार हार्मोन हो गए। तो सबसे पहले बात हमने देखा, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज़ किया, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो रिलीज़ किया, एंड आपके ओवरीज ने 4 रिलीज़ किया। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ऐसे याद रखना। एंड ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, इट इज़ अफेक्टिंग द यूट्रस। ठीक है, तो ये सारा काम यूट्रस में हो रहा है। एंड वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपका शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम हो रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे हमने लिखा है कि FSH इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड ईस्ट्रोजन सिक्रीशन। तो ये दो हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन, FSH। एंड आपका जो LH हार्मोन है, इट हेल्प्स इन ओवुलेशन एंड फॉर्मस ऑफ द कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो इसका ये काम है। बाकी इसके कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, वो भी देख लेते हैं। सो वी आर हैविंग आपका जो साइकिल लेंथ हमने लिखा है 21 to 35 डेज होता है, एंड एवरेज वी टेक 28 डेज। एंड देन वी हैव द ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएट टाइम होता है, तो इट इज़ अराउंड 2 to 7 डेज। उसका भी एवरेज हम 5 डेज पकड़ सकते हैं। एवरेज ब्लड लॉस इसमें इज़ अराउंड 30 to 80 ml, याद रखना। एंड आपको ये तो पता ही होगा कि मेंस्ट्रुअल एज है फ्रॉम मेनार्च, दैट इज़ आपका 11 to 16 ईयर्स। ठीक है, और जब इसका एंड होता है साइकिल का, दैट इज़ आपका मेनोपॉज, इट इज़ अराउंड 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर। तो ये हो गया इसके कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स। बात करेंगे इसके फेजेस के बारे में। अब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आप इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हो गया ओवेरियन साइकिल, मतलब आपकी ओवरी में क्या साइकिल चल रही है, और एक आपके यूट्राइन साइकिल, अभी यूट्रस में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसी वे में हमने इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओवेरियन साइकिल और आपका यूट्राइन साइकिल। क्लियर। नाउ दिस ओवेरियन साइकिल, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दूँ आपके लिए। सो इन दिस ओवेरियन साइकिल वी हैव 3 फेजेस। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया था, FOL। F इट विल बी स्टैंडिंग फॉर द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, आपका फॉलिकुलर फेज होगा सबसे पहले, एंड दैट विल बी फ्रॉम डे 1 to 14। अगर हम 20 डेज मान के चलें, तो आपका 1 to 14 जो डेज हैं, उसमें क्या होगा, फॉलिकुलर फेज होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। देन कम द O, दैट इज आपका ओव्यूलेशन, एंड दैट अकर्स इन द मिड ऑफ द साइकिल। तो 20 डेज का जो मिड हुआ वो क्या है, 14 डेज। तो वी हैव ओव्यूलेशन ऑन द 14th डे, एंड देन आपका लूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 15 to लास्ट 28 डेज तक चलेगा ये। ठीक है, सो आपको ऐसे याद रखना है, FOL फॉल।
एंड इसी के साथ, ठीक है, साइड बाय साइड दूसरी साइकिल चल रही है यूट्रस में। यूट्रस में क्या हम याद रखेंगे, MPS, ठीक है। MPS में क्या है, M स्टैंड्स फॉर द मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि आपके 1 to 5 डेज चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि आपके डे 6 से लेके डे 14 तक जाएगा। एंड अगेन वापस 14 से जो 28 वाला टाइम है, या 15 से 28 वाला टाइम है, दैट इज फॉर द सेक्रेटरी फेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ल्यूटियल फेज है एंड आपका जो सेक्रेटरी फेज है, ये साथ ही साथ चल रहे हैं दोनों, ठीक है। सो ये हो गया आपके डिफरेंट फेजेस एंड साइकिल्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप सबसे पहले आपके ओवेरियन साइकिल को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। एंड हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगा आपको, आप ये जो हमने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी ग्राफ वाली, जिसमें मैंने ग्राफ के थ्रू समझा रखा है, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तब कि ये आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका फॉलिकुलर फेज को। नाउ फॉलिकुलर फेज में आपके पास, जैसे हमने देखा, इट इज़ फ्रॉम डे 1 to 14। अब इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो इट बिगिन्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि हमने देखा आपका ओवेरियन साइकिल 1 to 14 है, ठीक है। एंड आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो भी कितना है, 1 to 5 चल रहा है, तो दोनों साइड साइड चल रहे हैं, क्लियर। तो इसमें वही लिखा है कि इट बिगिन्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड FSH लेवल ग्रेजुअली इंक्रीजेज स्टिमुलेटिंग मल्टीपल फॉलिकल्स इन द ओवरी, ठीक है। सो आपने जो हाइपोथैलेमस है उसने GnRH डाला एंटीरियर पिट्यूटरी को, और उसको बोला कि आप FSH रिलीज करो, ठीक है, ताकि ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल है वो डेवलप हो। तो वही लिखा है इसमें कि FSH का लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपके ओवरीज के अंदर के फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग, या मतलब उनके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। नाउ यूजुअली वन फॉलिकल बिकम डोमिनेंट एंड अदर रिग्रेसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं आपके पास, तो उसमें से कोई एक फॉलिकल होगा जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा और उसका ही ग्रोथ आगे होगा। द ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रीट्स द ईस्ट्रोजन विच स्लोली राइजेस थ्रू दिस फेज। एंड इसी फेज में क्या हो रहा है, आपका जो ग्रोइंग फॉलिकल है, जो डोमिनेंट फॉलिकल है, अब क्योंकि वो बड़ा हो रहा है तो अपने साथ एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज आपका ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये ईस्ट्रोजन आगे क्या करेगा वो देखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन हियर? ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स द रीजनरेशन एंड थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसका काम क्या है, आपकी जो एंडोमेट्रियम है, जो कि अभी शेड हो चुकी है पहले, उसको क्या करना है, उसको वापस रीजनरेट करना है, ठीक है। एंड उसका थिकनिंग करना है, ताकि अगर आगे ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो आपका जो ओवम है, आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है, वो जाके इम्प्लांट करेगा ना, तो उसके लिए आपको अच्छे से कुशनिंग चाहिए, अच्छे से थिकनिंग चाहिए। तो दैट इज डन बाय द ईस्ट्रोजन। एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइकल म्यूकस टू बिकम थिनर एंड मतलब फॉर द हेल्प ऑफ द स्पर्म टू एंटर। तो बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको भी थिन कर रहा है, कौन, ईस्ट्रोजन, ताकि वहाँ से जो स्पर्म है वो ईजिली स्विम करके ऊपर आ सके, ठीक है। तो ये दो इसके रोल हो गए यहाँ पे ईस्ट्रोजन के। यहाँ पे एक और हार्मोन है, दैट इज इनेबिन बी। इसका क्या रोल है? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल्स, ठीक है। एंड इट्स लेवल पीक अराउंड द मिड फॉलिकुलर फेज, दैट इज अगर डे 1 to 14 है तो अराउंड डे 7 तक आपका जो इनिबिन बी है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ एंड इट कोइंसाइड विद द सिलेक्शन ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल, इट प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है ये, इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है डे 7 तक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने, फिर एक नेगेटिव फीडबैक दिया, किसको, ऊपर वापस पिट्यूटरी को दिया, सप्रेसिंग द FSH रिलीज, ठीक है। अब उसने वापस FSH को एक नेगेटिव फीडबैक दिया, बोला कि आप FSH अब कम रिलीज करो, क्यों, क्योंकि आपका जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो सेलेक्ट हो चुका है, उसके आसपास के जो फॉलिकल है हमें उसे डेवलप नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ एक फॉलिकल चाहिए, क्योंकि उसमें से एक एग निकलेगा, तो बाकी के फॉलिकल्स को डेवलप करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप FSH रिलीज करना बंद करो। सो दिस नेगेटिव फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय द इनिबिन बी, याद रखना। नाउ दिस हेल्प्स प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ अदर फॉलिकल्स, अलाउिंग ओनली वन टू मैच्योर फुल्ली फॉर ओवुलेशन, क्लियर। नाउ इस फेज का जब एंड टाइम आता है, दैट इज अराउंड डे 13-14, तो इसमें क्या होता है कि हाई ईस्ट्रोजन ब्रीफली स्विच फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका ईस्ट्रोजन है तो पहले तो वो रिलीज़ हो रहा है, जैसे जैसे आपका डोमिनेंट फॉलिकल बढ़ रहा है, ठीक है, जो डोमिनेंट फॉलिकल वो बढ़ रहा है तो ईस्ट्रोजन भी रिलीज़ कर रहा है और रिलीज़ कर रहा है तो पहले तो वो पॉजिटिव फीडबैक डाल रहा था ऊपर कि ठीक है मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, आप और मुझे बड़ा करो। एक टाइम ऐसा आता है कि अब वो क्या करेगा, आपके पॉजिटिव फीडबैक देगा LH हार्मोन को। LH हार्मोन क्यों? LH हार्मोन ही उस फॉलिकल को बर्स्ट करेगा जिसके थ्रू ओवुलेशन प्रोसेस होगी एंड उसमें से ओवम बाहर निकलेगा। तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है फीडबैक? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट्रोजन, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू LH सर्ज, जिसकी वजह से ओवुलेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज, दैट इज आपका फॉलिकुलर फेज। सेकंड फेज आपका ओवुलेशन, ठीक है, दैट इज ऑन द डे 14, इट इज ट्रिगर्ड बाय द LH सर्ज। इसमें क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल रप्चर्स, ठीक है, आपकी जो फॉलिकल जो मैच्योर हो गई है, इतनी डेवलप हो चुकी है, अब वो रप्चर करेगी। रप्चर करने से इट रिलीजेज द ओवम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, फिर वहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब से आ जाएगा अंदर,
towards the fallopian tube. Now this ovum remains viable for 24 hours. ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए ये वहाँ पे बैठा रहेगा एंड वेट करेगा फॉर द स्पर्म टू फर्टिलाइज इट. ठीक है, फर्टिलाइजेशन मस्ट अकर इन दिस टाइम. ठीक है, तो इसी टाइम की ड्यूरेशन में आपका फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, तभी आगे, नहीं तो इसकी फिर क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड कर जाएगा. नाउ इसमें क्या होता है इज ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग द 14th डे ओवुलेशन के टाइम पे देयर इज अ स्लाइट राइज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, एंड ऑल्सो सर्वाइकल म्यूकस बिकम वेरी थिन एंड स्ट्रेचेबल, हेल्प द स्पर्म टू ट्रांसपोर्ट. हमने बोला था ना एस्ट्रोजन क्योंकि इतना बढ़ चुका है तो उसने क्या म्यूकस को एकदम थिन कर दिया सर्विक्स में, ताकि वहाँ से आराम से स्पर्म ऊपर आ सके. सो दिस इज द डे 14th ऑफ द ओवुलेशन. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज द कॉर्पस द लूटियल फेज. ठीक है, फ्रॉम डे 15 टू डे 28 तक चलेगा. अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं. आफ्टर द ओवुलेशन द रप्चर फॉलिकल इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉर्पस लूटियम. जैसे ही आपका अब फॉलिकल था, ठीक है, वो रप्चर हुआ, ओवम बाहर निकल गया. ठीक है, ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला गया. अब जो ये रप्चर्ड फॉलिकल है ये किस में टर्न हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू आपका कॉर्पस लूटियम. ठीक है, नाउ अब ये जो कॉर्पस लूटियम है, अब ये भी कुछ रिलीज करेगा. इससे पहले क्या रिलीज कर रहा था वो स्टार्टिंग में फॉलिकुलर फेज में, वो आपका ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था. लेकिन अब क्योंकि अब वो कॉर्पस लूटियम बन गया है तो अब वो क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, सो हमारा सेकंड मेन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन. इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लूटियम एंड साथ ही साथ ये कुछ ईस्ट्रोजन भी रिलीज करेगा पर लो अमाउंट में. ठीक है, तो इसलिए हमने देखा था ना उस ग्राफ में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सेकंड हाफ में बढ़ रहा है, फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है. ठीक है, सो दिस इज द लूटियल फेज. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. यहाँ पे क्या कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, इट कन्वर्ट्स द एंडोमेट्रियम इनटू अ हाईली वैस्कुलर सेक्रेटरी लाइनिंग रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन. क्योंकि अब ओवम तो चला गया अपने रास्ते आपके फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ से अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके वो नीचे आएगा जब तक इम्प्लांटेशन के लिए, तब तक अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है यूट्रस को. तो इसलिए ये काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का है. एंड इट ऑल्सो, अब देखो यहाँ पे ये अलग चीज़ कर रहा है, सर्वाइकल म्यूकस को ये थिक एंड स्टिकी कर रहा है, जबकि ईस्ट्रोजन आपके फॉलिकुलर फेज में क्या कर रहा था, वो सर्वाइकल म्यूकस को थिन कर रहा था ताकि स्पर्म की एंट्री हो सके. अब क्योंकि एग आ चुका है और इसका टाइम एक पीरियड होता है 24 आवर्स का, अगर तब तक कोई स्पर्म आ गया तो ठीक बात है, नहीं तो वो क्या करेगा आपके जो सर्विक्स का म्यूकस है उसको थिक कर देगा, स्टिकी बना देगा, ताकि अब फर्दर मोर स्पर्म की एंट्री ना हो. ठीक है, प्रिवेंटिंग फर्दर स्पर्म एंट्री. क्लियर. अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन हो गया है या तो नहीं हुआ है. देख लेते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन इज डन, द डेवलपिंग एम्ब्रियो सिक्रीट्स HCG हार्मोन. ठीक है, अब पहले सुन लो फिर मैं आपको बताता हूँ. रिजर्विंग द कॉर्पस लूटियम एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन रिमेन्स हाई, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन्ड टू सपोर्ट द अर्ली प्रेगनेंसी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट केस हम देख रहे हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है. इफ़ द फर्टिलाइजेशन अकर्स, आपका जो जाइगोट है, अब ये जाइगोट जो नया नया बना है, ठीक है, ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से, अब ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज नोन एज द HCG. ठीक है, अब ये जो HCG हार्मोन है ये क्या करेगा, ये आपके कॉर्पस लूटियम जो ऊपर रप्चर्ड था ना, हमने जो देखा था लूटियम, उसको सपोर्ट करेगा, उसको बचा के रखेगा. क्यों, क्योंकि कॉर्पस लूटियम आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था जो कि आपके एंडोमेट्रियम को अच्छे से मेंटेन करके रख रहा था. तो प्रोजेस्टेरॉन हमें चाहिए कॉर्पस इसके लिए, एंडोमेट्रियम के लिए, और वो कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है. और कॉर्पस लूटियम को बचाने का काम कौन कर रहा है, आपका दिस HCG हार्मोन. क्लियर. तो जब तक एम्ब्रियो रहेगा तब तक HCG रहेगा, जब तक HCG हार्मोन रहेगा तब तक कॉर्पस लूटियम बचा रहेगा, और जब तक कॉर्पस लूटियम बचा रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा. क्लियर. अगर इसका अपोजिट हो जाएगा, सो जाइगोट नहीं बना तो जाइगोट नहीं बना तो आपका HCG हार्मोन नहीं बना, HCG हार्मोन नहीं बना तो आपका जो कॉर्पस लूटियम है उसको बचाने वाला कोई नहीं है. सो इट विल डिग्रेड आफ्टर 14 डेज एंड इट विल बिकम कॉर्पस एल्बिकैंस. तो वो कॉर्पस लूटियम से क्या बन गया, आपका कॉर्पस एल्बिकैंस बन गया. अब क्योंकि उसको कोई प्रिजर्व करने वाला है ही नहीं. ठीक है, अब जब कॉर्पस लूटियम ही नहीं रहा तब प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करेंगी, शेड हो जाएंगी. तो नेक्स्ट वही लिखा है कि द प्रोजेस्टेरॉन एंड द ईस्ट्रोजन लेवल फॉल्स, क्योंकि कॉर्पस लूटियम नहीं है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल शेडिंग है इट बिगिंस और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. क्लियर. सो दिस वाज अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन की क्या इफेक्ट है उसका. अगेन इसमें एक और हार्मोन है, जैसे फर्स्ट फेज में हमने इनिबिन बी देखा था, आपके लूटियल फेज में इनिबिन ए का रोल है. इसमें क्या है, आफ्टर द ओवुलेशन द कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूसेस इनिबिन ए. ठीक है, तो अगेन कॉर्पस लूटियम दो हार्मोन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज कर रहा है और आपका इनिबिन ए भी रिलीज कर रहा है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हाई लेवल सीन इन द मिड लूटियल फेज. तो इसके जो मिड लूटियल फेज होगा अराउंड 20th डे पे, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इनिबिन ए का है.
इसका काम भी वही है जो वहाँ पे इनिबिन बी का था। इनिबिन बी भी वहाँ को FSH को नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, ये भी वही कर रहा है, ठीक है, दैट इट रेगुलेट्स द FSH। इनिबिन ए इज़ अ की प्लेयर इन द फीडबैक लूप दैट रेगुलेट्स द FSH, क्योंकि अब हमें वापस से FSH के रूल नहीं चाहिए ना, हमें कोई फॉलिकल डेवलपमेंट थोड़ी कराना है वापस से। सो इट एक्ट to decrease the FSH synthesis and secretion. It helps to prevent the recruitment of multiple new follicles in the same cycle, ठीक है, ताकि उसी साइकिल में वापस ग्रोथ होना स्टार्ट नहीं हो जाए। थोड़ा टाइम दें जब तक वापस शेडिंग अच्छे से हो जाती है, फिर वापस से जब रीजनरेशन होगा तब हमें वापस FSH की ज़रूरत है, उससे पहले नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया आपका इनिबिन ए का काम। नाउ हमने जो दूसरी साइकिल है दैट इज़ द यूट्राइन साइकिल, छोटी छोटी है, उसको फटाफट कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एंडोमेट्रियल साइकिल, ये आपके यूट्रस में चल रही है। तो सबसे पहला इसमें है मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज़ फ्रॉम डे 1 to day 5 व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, जो सेकंड केस था, देयर इज़ अ फॉल इन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है अपने पास। एंड द ईस्ट्रोजन लीड्स टू ब्रेक डाउन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों नहीं है अपने पास, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ऑफ द सुपरफिशियल एंडोमेट्रियम, एंड वहाँ से शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर विच रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ओनली द बेसल लेयर्स रिमेन टू रीजनरेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल फेज जैसे खत्म होता है 5th डे पे, तो आपके जो नेक्स्ट 6th डे से 14th डे तक नेक्स्ट, क्योंकि अब शेडिंग हो गया है ना, तो वापस से आपको नया बनाना है वॉल, तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, नाम से पता चल रहा है। सो इट इज़ डोमिनेटेड बाय द ईस्ट्रोजन। अगेन फिर आप इसको कोरिलेट करना, ये जो ऊपर हमने फॉलिकुलर फेज देखा, वापस से आप कुछ इसी वे में देखेंगे कि यही चीज़ रिपीट हो रही है। सो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वापस थिक हो जाती है एस्ट्रोजन की वजह से, एंड ग्लैंड्स बिकम लॉन्गर एंड मोर टॉर्चरस, स्ट्रोमा बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट एज मोर सेल्स प्रोलिफरेट, एंड इसमें सर्वाइकल म्यूकस अगेन वापस थिन और वाटरी हो जाता है ताकि स्पर्म वापस आ सके, ठीक है, क्योंकि ये नई साइकिल स्टार्ट हो गई ना। सो दिस स्टेज प्रिपेयर द यूटरस फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन आफ्टर ओव्यूलेशन, सेम जो ऊपर हमने देखा। एंड लास्ट इसका फेस है सेक्रेटरी फेस, जो कि एकदम लूटियल फेस के साइड बाय साइड चल रही है। सो इट इज़ डोमिनेटेड बाय द प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कॉर्पस लूटियम है, एंड एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स इट बिकम्स मोर कॉइल्ड एंड इट बिकम्स secreting nutrition rich fluids that creates favorable environment for the implantation। ये वही चीज़ लिखी है, ठीक है। the stroma edema is increases and blood supply becomes rich, क्योंकि वहाँ पे implantation के बाद हमें कुछ देना है ना जाइगोट को। so if no implantation occurs, हार्मोन का लेवल नीचे गया और आपका शेडिंग वापस से स्टार्ट हुआ एंड वापस से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने आपका ग्राफ में भी देख लिया, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में भी देख लिया, और ये एग्जाम नोट्स में भी देख लिया हमने। सो अब आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, पर अगर फिर भी होगा कोई भी डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम बहुत पास हैं अब 1 लाख सब्सक्राइबर्स से, ठीक है। तो यार प्लीज़ जल्दी से करा दो, अब वेट नहीं हो रहा। तो यार बस इसी के साथ आज इस वीडियो का एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो से प्रोबेबली हम लोग आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।